झारखंड में विधानसभा चुनाव जो था वो अब समाप्त हो चुका है, उसके नतीजे भी आ चुके हैं। और झारखंड में इंडिया गठबंधन को जिस तरह से बहुमत के साथ में जीत हासिल हुई है, आपको भी मालूम है, पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है। और इसी बीच आप देखे होंगे कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना शपथ ग्रहण किया है और अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। आज इसी बीच चर्चा विचार के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेत्री दयामनी बारला जी, और हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि इस बार झारखंड में जिस तरह से इंडिया गठबंधन को बहुमत मिली है और जो उनका क्षेत्र रहा है, खास करके खूंटी तोरपा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ज्यादा सक्रिय दयामनी बारला जी वहां दिखती है, और उस क्षेत्र में अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। तो हम लोग चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे कि इस बार जो जीत हासिल हुआ उसको लेकर के क्या कहेंगे। मैडम, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। जोहार, धन्यवाद। आज जिस तरह से झारखंड में इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई है, आप लोग काफी मेहनत किए, हम लोग भी देख रहे थे, क्या कहेंगे यहाँ की जनता को, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सबसे पहले मैं 2024 का ये विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की भारी जीत के लिए झारखंड में इंडिया गठबंधन के जितने भी समर्थक मतदाता हैं, सामाजिक संगठन है, जन आंदोलन के हैं, आपका यूथ है, महिलाएं हैं, सबको को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि सबने ये जो जनादेश दिया है इंडिया गठबंधन को, बधाई के हकदार और धन्यवाद के हकदार वो हैं। और जहाँ तक मैं जिस इलाके से आती हूँ, खूंटी हुआ या तो तोरपा विधानसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने जीत हासिल किया और सो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड ला के हम लोगों ने जीत हासिल किया है। उसके लिए भी मैं इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को, और उसके साथ ही जैसे खूंटी में भी हम लोगों ने भारी जीत दर्ज किया है, तो खूंटी क्षेत्र में जितने भी आदिवासी समुदाय है, मूलवासी समुदाय है, दलित समुदाय है, महिला संगठन है, युवा संगठन है, किसानों का संगठन है, और वहां पर जल जंगल जमीन के लिए लंबे समय से जो भी संघर्ष करते आ रहे हैं, जो जन आंदोलन के साथी हैं, और वो उस इलाका में जो ग्राम सभाएं हैं और साथ में वो मुंडारी खुटखट्टी क्षेत्र है, तो वहां पर जो पारंपरिक ग्राम प्रधान है और आपका मानकी है, मुंडा है, पढ़ा राजा है, सबको को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हम लोग पहले भी ये बात बोल रहे थे कि यहाँ की जो लड़ाई है वो लड़ाई यहाँ की जनता लड़ रही है, और वो जो जीत हासिल की है वो भी ये जितने मैं अभी जितने संगठनों का नाम ली, सामाजिक संगठनों का नाम ली, ये जीत सीधे सीधे से ये जीत का श्रेय वहाँ के सामाजिक आंदोलन को, सामाजिक संगठन को, पढ़ा राजा को, ग्राम सभा को, युवा संगठन को, महिलाओं के संगठन को और तमाम जन आंदोलन को जाता है। ये हम लोग जिस तरह से पूरी तरह से तन मन धन से लग के हम लोग काम किए, तो ये हम लोग भारी मतों से जीत हासिल किए हैं। खूंटी जो है वो वीर पुरुषों का क्षेत्र माना गया है, जैसे जो धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्मस्थली भी है खूंटी विधानसभा क्षेत्र, और कई देश के दिग्गज नेता जो हैं वहां पे आते हैं, हर साल आते हैं, कभी राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, और कई दिग्गज नेता भी वहां पहुंचते हैं। लेकिन भी ये सुनने को मिलता है कि आदिवासियों का विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से वहां का विकास नहीं हो पाया है। इसको लेकर के आपकी विचारधारा क्या? जो आप सवाल कर रहे हैं वो सवाल हम लोग भी करते हैं। वो सवाल कई मायने में और कई माने स्तर से उसको देखने की जरूरत है। विकास का मापदंड क्या है? सबसे पहली बात तो विकास का मापदंड क्या है, और विकास का मापदंड को अगर हम अलग अलग
जन मुद्दों के साथ और ये पर्यावरणीय विकास के साथ हम देखेंगे तो निश्चित रूप से उसको हम समझ पाएंगे और ये भी हम कह पाएंगे कि आखिर विकास नहीं हुआ उसके लिए जवाबदेह कौन है। तो एक तो मेरा ये कहना है कि विकास के नाम पर पहला तो वहां पर जो मैंने देखा है, खूंटी विधानसभा की बात करेंगे तो खूंटी विधानसभा के आप पूरब के क्षेत्र में चले जाइए, आज भी आजादी के बाद की बात करेंगे या तो झारखंड अलग राज्य बनने के 24 साल की बात करेंगे तो आज भी खूंटी से पूरब के क्षेत्र में आप जाइएगा, बिहार जंगल के बीच में जिस तरह से मानव संसाधन का विकास होना चाहिए, मानव संसाधन का विकास इस रूप में मैं बोल रही हूँ कि शिक्षा का विकास जिस स्तर पे होना चाहिए और मानव संसाधन में सामाजिक जागरूकता की भी बात आती है और सामाजिक जागरूकता के साथ आप सामाजिक समझ के साथ आप राजनीतिक समझ की भी बात होनी चाहिए और उसके साथ जब समाज मानव संसाधन के विकास की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर समाज को आप आगे नहीं ले जा रहे हैं तब समाज को हम विकास के जिस स्तर में हम देखना चाहते हैं वो समाज को आप वहां पर ढो के कुछ समय तक के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन विकास का जो रफ्तार होना चाहिए वो रफ्तार आप वहां पर रफ्तार के साथ नहीं जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि जो शिक्षण संस्थानों की जो स्थिति है वो शिक्षण संस्थानों की स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। आप देखिए कि मैं हैरान रह जाती हूँ कि आप वहां से खूंटी का पूरब से रोड से खूंटी रोड से आप 15 किलोमीटर अंदर में चले जाइएगा तो वहां समाज अपने भाषा संस्कृति को लेकर जागरूक है, अपने जल जंगल जमीन के सवालों को लेकर जागरूक है, लेकिन उसके साथ हम ये बात कहेंगे कि जो आज की तारीख में विकास का जो सीढ़ी है उस सीढ़ी में समाज को ले जाने के लिए आज हिंदी भी समझने जरूरी है, हिंदी भाषा को समझना जरूरी है, बोलना जरूरी है, अंग्रेजी को बोलना जरूरी है, अंग्रेजी पढ़ना भी जरूरी है और उसके तहत आप तमाम जो देश दुनिया में क्या चीज हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके आजू बाजू में और क्या घटनाएं घट रही हैं, इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। तो मैं देखती हूँ कि मुंडारी भाषा के अलावा बहुत मुश्किल से लोग हिंदी भी समझ सकते हैं। तो मैं ये हम लोगों ने मैंने जो महसूस किया है इसके लिए आप शिक्षा को सही शिक्षा के क्षेत्र में सही काम नहीं हुआ, निश्चित रूप से आपका जो राजनेता जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उस क्षेत्र में आज तक काम किए सही तरीके से शिक्षा का क्षेत्र में आपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किए। तब ऐसे परिस्थिति में विकास की बात करेंगे तो विकास का मतलब जो अवधारणा है ना वो आपका धरा का धरा रह जाता है और वहीं पर आप देखेंगे विकास का दूसरा मैं मानती हूँ कि आपका प्राकृतिक संसाधन उस इलाके में है, माने इतना ज्यादा प्राकृतिक संसाधन भरा हुआ है, आप पूरा आंकड़ा आप छान के देखेंगे तो उधर उस इलाके से वनोपज से बहुत भारी मात्रा में आता है, लेकिन वहां पर आप हम सस्टेनेबल की डेवलपमेंट की बात करेंगे या तो हम रोजगार जो पैदा करने वाली जो मतलब उद्योग की बात करेंगे, कुटीर उद्योग की बात करेंगे, एक से आपका दर्जनों कुटीर उद्योग आप उस क्षेत्र में आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक भी आज की तारीख में नहीं है। हम लोगों ने बहुत आंदोलन करने के बाद आज की तारीख में 2000 ये 3-4 साल के भीतर में बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बने हैं, वो भी बहुत दबाव देने के बाद
आवाज उठाने के बाद कोल्ड स्टोरेज बने हैं। लगातार हम लोग ये आवाज उठाते रहे हैं कि अगर क्षेत्र का विकास होना होगा तो कुटीर उद्योग आप यहाँ पर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप यहाँ पर बैठाए, और कुटी में विशेष करके लाह उत्पादन क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्डेड है। जब वर्ल्ड रिकॉर्डेड है कुटी क्षेत्र में आपका लाह उत्पादन के लिए, ऑलरेडी वहां पर लाह का जो फैक्ट्रियां थी वो बंद पड़ी हुई है, उनको ओपन करना है, तो उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर विकास की बात करेंगे तो आप ये मैं जो बात की, एक तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में, और एक चीज है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज तक विराज बनने के बाद जो विकास होना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। आपका जो रेफरल हॉस्पिटल है सभी क्षेत्र के, मैं खूंटी का केवल नहीं बोलूंगी, लेकिन जितने भी ब्लॉक स्तर पर रेफरल हॉस्पिटल हैं, आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो मलेरिया चेक करने के लिए जो किट होना चाहिए सभी जगह उपलब्ध नहीं है। अगर किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो उसको एक्सरे करने की मशीन आपको उपलब्ध नहीं होगा। आज की तारीख में देश बोलता है कि हम टीबी मुक्त बना देंगे, टीबी बीमारी मुक्त बना देंगे। आप तो मलेरिया मुक्त बनाने के लिए, आप मलेरिया जांच करने के लिए आपके पास वहां पर लैब का कमी है। और तो और अभी हमारे साथी, मेरे साथ ही घटना घटा, हमारे एक साथी का क्या बोलते हैं स्ट्रोक हुआ, उनको मतलब स्ट्रोक हुआ। मैं कई रेफरल हॉस्पिटल से मैंने ये बात की, सिविल सर्जन से बात की कि हम वहीं पर रखेंगे, अपना जो रेफरल हॉस्पिटल है वहीं पर पेशेंट को रखेंगे या तो हमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर सिविल सर्जन का कहना है कि नहीं, यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप यहाँ से मैंने आप रांची लेके जाइए। मैंने ये कॉमन है आज की तारीख में, जिस तरह रेफर कर दिया गया। और जिस तरह से आज की तारीख में जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जिस हम मतलब परिस्थितियों में जिंदगी जी रहे हैं, बीपी, हाई बीपी के शिकार सारे लोग हैं, शुगर पेशेंट सारे लोग हैं, जिस तरह का खान पान और जिस तरह का जिंदगी जी रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए और उस पेशेंट को आप माने सुविधा देने के लिए आप व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। तब ऐसे परिस्थिति में हम ये कहेंगे कि तब लोग कहते हैं कारखाना से ही हमारा विकास होगा। ये मैं इसको नहीं मानती हूँ। कारखाना में भी नौकरी करने के लिए आपको मैन पावर की जरूरत होती है, बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत होती है, उनको हाई टेक्निक आपको देने की जरूरत होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग आपको देने की जरूरत होती है, उनको इंजीनियर बनाने की जरूरत होती है। तब ना आपका माइनिंग इंजीनियर आपका बेटा बनेगा, और जिस कारखाना में जिसको आप स्थापित करेंगे आपका वहां का बेटा और बेटी वहां पर डायरेक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। नहीं तो कुली और कबाड़ी के लिए हम कहेंगे कि नहीं, औद्योगिक विकास होना चाहिए। और ये खूंटी क्षेत्र को लोग उसी तरह से देखते हैं और उस तरह से। लेकिन आपका बात हम काट के बोलेंगे कि अभी तक जितने भी नेता वहां पे मतलब हैं, आए हैं, जिनको चुना गया है, वो सभी नेता को ये देखा गया है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से रिलेटेड सभी बात किए हैं। सभी का ये कहना होता है कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में काम करेंगे। अभी तक क्यों नहीं हुआ? जबकि वहां जो अभी तक नेता है, क्योंकि वो रिजर्व सीट है, एसटी नेता ही वहां पे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में विकास क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, सहयोग है कि सहयोग की बात बोलिएगा तो राज बने आपका 24 साल हुआ है। 25 साल से तो भारतीय जनता पार्टी के नीलकंठ सिंह मुंडा वहां पर रहे, ठीक है, और 40 साल से वहां का एमपी कड़िया मुंडा रहे। अब हम किन की बात करेंगे? अभी तो सब कोई विकास की धारा की बात करते हैं और देश को माने तेज रफ्तार से विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। तो जहां पर आपका स्वास्थ्य और शिक्षा पर आप 40 साल में भी आपने नहीं काम कर सका, आपका विधायक है, आपका एमपी है, फिर भी आपने ये जो बुनियादी
व्यवस्था नहीं कर पाए तो विकसित भारत कैसे होगा, जो आपने सवाल किया। तब ये तो कड़िया मुंडा से पूछना पड़ेगा और नीलकंठ सिंह मुंडा से पूछना पड़ेगा कि आपको क्या दिक्कत हुआ कि आप यहाँ पर बुनियादी शिक्षा का व्यवस्था आप नहीं कर पाए, बुनियादी आप यहाँ पर स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं कर पाए। कड़िया मुंडा से और नीलकंठ सिंह मुंडा से पूछना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा वो बात करते नजर आए हैं कि वे स्वास्थ्य में काम करेंगे, शिक्षा में काम करेंगे, रोजगार को लेकर काम करेंगे। यहाँ एग्रीकल्चर क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों को विकास को लेकर काम करेंगे, लेकिन अभी तक विकास धरातल पे नहीं उतरा है। अब दूसरा सवाल ये होगा कि अब आपकी सरकार है, आपके नेता हैं वहां पे, इस बार किस तरह से विकास होगा और किस क्षेत्र में काम करेंगे आप लोग? ये पहली बार वहां पर हमारी सरकार आई है 25 साल के बाद, 25 साल के बाद पहली बार आई है। और पहले ही मैंने कहा 20 साल से जहां पर कोई बुनियादी व्यवस्था नहीं है, वहां पर हमारी सरकार कोशिश करेगी कि वहां पर किस तरह से काम होगा और कौन कौन काम शिक्षा और स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से करेगी, रोजगार पर भी वो काम करेगी। लेकिन 25 साल से जो जड़ता बना हुआ है, मैंने पहले ही कहा, जहां पर आप गांव में चले जाइएगा तो मुंडारी को छोड़ के दूसरा नहीं समझ पाते हैं। वहां के लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और जितना मेहनत के ताकत लगाना पड़ेगा, कोशिश करेंगे हम लोग हर तरह से कोशिश करेंगे कि पहला तो जनता को अवेयर करना। आप उस क्षेत्र की बात करेंगे तो आप बाकी चीजों में भी जिस तरह से पिछड़ा हुआ है, वहां को आप एक बार में आप कहेंगे कि 5 साल में आप उनको स्वर्ग बना दीजिए, तो ये आपका बेईमानी होगा। मतलब प्राथमिकता आपका स्वास्थ्य में होगा, वहां स्वास्थ्य में, शिक्षा में, स्वरोजगार में हम लोगों का रहेगा, मेन फोकस उसी में, मेन फोकस रहेगा। इसलिए कि सरकार ने जीता है तो बेटी रोटी मट्टी, भाषा संस्कृति, अबुआ में ही हासा भाषा, नदी पहाड़ और रोजी रोजगार सब उसी में है। और बाकी जो यहाँ पर मैया का जो है वो मैया चलते रहेगा और बाकी जो योजना है सरकार का वो योजना चलती रहेंगी। लेकिन इसके साथ अबुआ में ये तमाम जो बुनियादी व्यवस्था है उसके लिए भी सरकार काम करेगी। अच्छा, कृषि क्षेत्र भी माना जाता है, कृषि बहुत बृहद स्तर में वहां पे होता है, इसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं कि लोगों को कैसे कृषि से कनेक्ट किया जाए? लोग आज के डेट में कृषि से भाग रहे हैं क्योंकि उसको वो प्रॉफिट नहीं समझ में आता है जो प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे उसको रोजगार मतलब उसमें इनकम ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? देखिए, खूंटी क्षेत्र में आप बोलेंगे कि कृषि में कई ये विभाग आता है, उसमें वनोपज भी कृषि में ही आता है, ठीक है। और उसके साथ आपका जो फलदार पेड़ पौधे हुए वो भी कृषि में ही आता है, नदी झील झरना वो कृषि के साथ ही आता है। हम लोग हमेशा से मांग करते रहे हैं कि बड़े बड़े, मैंने जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना चाहती हूँ, हम लोगों का हमेशा से ये मांग रहा है कि अगर मैथन डैम का पानी उद्योग चलाने के लिए, कारखाना को चलाने के लिए अगर यहाँ पर कारखाना स्थापित होता तो यहाँ रांची शहर में पानी आ जाता, मैथन डैम का पानी। हम लोग हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि कृषि उद्योग का विकास होना चाहिए, पर्यावरण का विकास होना चाहिए, और पर्यावरण और कृषि उद्योग का विकास हम करेंगे तो निश्चित रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास होगा। और सस्टेनेबल का डेवलपमेंट का विकास करने के लिए हम लोग बार बार बोलते रहे हैं कि हमारे नदी और नालों का पानी बड़े बड़े कंपनियां उसको लीज में अपने कब्जे में ले रही हैं। यहाँ तक कि आप जो नदी और नालों का पानी अंदर में जो जल स्रोत है उस पर भी बाहर के कंपनियां उस पर भी कब्जा कर रहे हैं। तब हम लोगों का ये हमेशा मांग करते रहे हैं कि जितने भी जल स्रोत है उसका पानी पाइप बिछा के किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाए लिफ्ट इरिगेशन के तहत, और यहाँ के किसान कोई 1 इंच जमीन को भी वो क्या बोलेंगे खाली नहीं छोड़ेगा। ये बहुफसली जमीन है और इस बहुफसली जमीन में गर्मी में भी होगा, बरसात में भी होगा, सभी सीजन में लोग खेती करेंगे। ये हम लोगों का हमेशा से मांग
होते रहा है और अभी कोशिश भी चल रहा है। और सरकार के तरफ से जो योजना है उसमें अब तो 50% MSP का भी बात हुआ है, और 50% MSP का कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कृषि किसानों को एक बड़ा तोहफा मिला है। और उसके साथ ही जब सरकार अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी 200 यूनिट बिजली जो दे रही है और उसके साथ किसानों का बिजली की भी माफ कर रही है, तो निश्चित रूप से ये तमाम जो योजनाएं मिलके किसानों को फायदा पहुंचाने वाली तमाम योजनाएं सब मिलके आपका मैंने जो एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है ना, एग्रीकल्चर का जो विकास है उस विकास को आगे बढ़ाएगा। चलिए, आप सुन रहे थे कांग्रेस की लोकप्रिय नेत्री दयामनी बारला जी को, और इनका क्षेत्र खास करके रहा है खूंटी तौर पर, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय दिखी है। ऐसे तो सक्रिय पूरे झारखंड में दिखती है, लेकिन उस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय होती है। तो उस क्षेत्र को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उस क्षेत्र का खूंटी तोरपा का विकास कैसे हो पाएगा। अब पिछले 24 साल से खूंटी में अगर हम बात करें, 24-25 साल से, तो बीजेपी का शासन रहा है, वहाँ बीजेपी विधायक वहां पे रहे, लेकिन इस बार पहली बार वहां पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन की विधायक बने हैं। अब देखना है कि खूंटी का विकास किस तरह से होता है। इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा है कि कई क्षेत्रों में खूंटी का विकास करने का रोड मैप जो है तैयार किया गया है। अब देखना है खूंटी का विकास किस तरह से होता है, देखने समझने वाली बात है। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।